हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे गाइस हमारे बीकॉम फाइनल ईयर में इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इंटरनेशनली। ओके, जो हमारे प्रोडक्ट की मांग है, किसी भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट की, चाहे वो नॉर्मल प्रोडक्ट हो, चाहे वो नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट हो, ओके, चाहे वो आपका लग्जूरियस प्रोडक्ट हो, किसी भी वैरायटी के प्रोडक्ट की ओके जो डिमांड है वो कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करती है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। क्लियर? सो देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है जो हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है, उसकी डिमांड क्रिएट आउट करने में और उसके जो एक इंपॉर्टेंट तथ्य होता है एक मांग का, ठीक है, किसी भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए, वो ये है कि यू नीड टू फुलफिल द डिमांड एट द अर्लीस्ट विथ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस। ये जो डबल क्यूपी वाला जो फंडा होता है कि भाई क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस, ये तीन फैक्टर्स तो हो गए आपके प्रोडक्ट की पहचान के लिए मार्केट में, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो डिमांड क्रिएट होगी, ओके, वो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई वहां डिमांड क्रिएट हुई मार्केट में और यहां पर आपका प्रोडक्ट बिफोर द टाइम रेडी होना चाहिए, ओके, और उसी अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस के साथ में, ओके। लेकिन इसके अलावा ये तो एक होगी बात कि नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल पर जो एक बेसिक फंडा है हमारा। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला आता है मार्केट का स्ट्रक्चर। जो पहला फैक्टर है, ठीक है, वो आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, हमारे पास में देखिए वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में आज, ठीक है, हम हैं, हमारे कंपटीशन में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ में, ओके। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं या व्हेन यू सर्व ऑन द नेट और यू वॉच सच काइंड ऑफ डिस्कवरी नेट जो CCTV 18 चैनल्स, यू विल बी एबल टू सी कि इंटरनेशनल मार्केट में लोगों का सबसे पहला जो रुझान होता है वो रहता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ओके, और कितनी अच्छी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है उस प्राइस वैल्यू के लिए जो प्राइस वैल्यू आपने कस्टमर से डिमांड की है। यू डोंट नीड टू लेसन द प्राइस। जरूरी नहीं कि आपने कम कीमत का जितना ज्यादा कम कीमत का प्रोडक्ट बनाया है वो बिकने लगेगा। नो, इट इज नॉट लाइक द सेम। आपने जिस भी प्राइस वैल्यू का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ग्राहक वहां ये देखता है कि साहब आपका जो प्रोडक्ट है वो उस कीमत के लायक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उतनी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ, अन्यथा ना, ठीक है। ये यस और नो का जो फंडा है ये आपके प्रोडक्ट में आपको ला करके देना है कि यस इट कैन प्रोवाइड यू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी फॉर द सेम। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर, ये मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए मैक्सिमम रहता है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, मैराइन प्रोडक्ट्स के लिए और जितने भी रॉ मटेरियल लगते हैं प्लांट के लेआउट के लिए, ओके, ये आपके आ जाते हैं इसके अंतर्गत। क्लियर? एग्रीकल्चरल गुड्स, फार्मिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ आपका ये मैराइन प्रोडक्ट्स, ठीक है, अंडर द सी बहुत सारे ऐसे फिश है, प्रॉन्स हैं, आपके बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका उपयोग लोग एज ए नॉनवेज फूड में किया करते हैं। ये प्रोडक्ट्स हो गए। इनका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है देखिए वो होता है एक लिमिटेड में, ओके, और उसमें भी ये सब पेरिशेबल आइटम्स हैं। तो इन पेरिशेबल आइटम्स को आपको उस मार्केट स्ट्रक्चर पर एक अच्छी डिमांड क्रिएट आउट करने के लिए, ओके, यू नीड टू हैव लिमिटेड प्रोडक्ट्स, ओके। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड ऐसी जरूरी नहीं है कि वहां से क्रिएट हो और आपने लिमिटेड क्वांटिटी में बनाया और आपने यहां से भेज दिया। इस तरीके से आप एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं चलाते हैं, ये तो डोमेस्टिक मार्केट में चल जाएगा। और अब तो इस मॉडर्न एरा में वो भी नहीं होता है। यू नीड टू बी सो हाई टेक, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बहुत हाई लेवल का है।
merely sitting on the chair and thinking कि यार जब डिमांड आएगी जितनी उतना मैन्युफैक्चर करो और भेज दो यहां से, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, मैराइन प्रोडक्ट्स, इनको मैराइन प्रोडक्ट्स बोला जाता है, ठीक है। जितने अंडर द सी जितने भी फूड्स हमारे लिए अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं, समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं जो हमारे नॉनवेज कैटेगरी में आते हैं, इनको हम बोलते हैं मैराइन प्रोडक्ट्स। ओके, तीसरा आता है आपके लिए जो रॉ मटेरियल होता है प्लांट लेआउट के लिए। गाइस इसका मतलब ये नहीं कि ये जो वैरायटी के मेटल्स हैं आपके, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब लगाया और बस प्लांट सेटअप हो गया, नहीं। ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट लेआउट में पेरिशेबल होते हैं। यू नीड टू टेक मच केयर फॉर द सेम। इसी में एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें हम देख रहे थे कि भाई बहुत सारी यूनिट्स एस्टैब्लिश कर दी जाती हैं, है ना। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स यहां पर आए हुए हैं उन्होंने आपसे रॉ मटेरियल लिया अपनी यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में, या आप जाकर के अगर उनकी कंट्री में अपनी यूनिट एस्टैब्लिश करके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है उसका भी आपको ध्यान देना होगा। तो मार्केट का जो आपका स्ट्रक्चर है अगर वो स्मॉलर है, यू नीड टू टेक केयर फॉर द सेम। इफ इट इज मिडिल क्लास काइंड ऑफ, अगर ज्यादा बड़ा नहीं है ना ज्यादा छोटा है, बीच की कैटेगरी का है, तो आपको उसका ध्यान देना होगा। और अगर लार्ज स्पेस कवर कर रहा है, लार्ज एरिया कवर कर रहा है वो, तो भी आपको उसका ध्यान देना होगा। क्लियर? इस पर्टिकुलरली मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट में स्टूडेंट्स हमारे पास में ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड आउट होती हैं। ओके, बहुत, और यही 3 ऐसे वैरायटी के प्रोडक्ट्स होते हैं जब आप मार्केट में इसको इंटरनेशनल लेवल पे सेल आउट कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर, मैराइन और रॉ मटेरियल्स प्लांट लेआउट के समय का। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको एडवांस में विदाउट एनी ऑर्डर्स भी आपको इन्हें रखना पड़ता है। हाँ, ग्राहक ने देखा, सेलेक्ट किया, चूज किया और उसे खरीदा। डिमांड एडवांस में क्रिएटेड थी क्या? नहीं। ओके, सो ये आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर में एक फैक्टर जो कि हमारे डिमांड में रहता है, ठीक है। दूसरा आता है स्टूडेंट्स आपका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक क्लास का व्यक्ति आज इंटरनेशनल लेवल पर हमारे साथ में है। दुनिया में 3 प्रकार के देश हैं, देखिए। एक होता है आपका अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित देश, डेवलपिंग यानी कि विकासशील देश, और एक होता है आपका डेवलप्ड नेशंस यानी कि विकसित देश। अगर हम किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री को, या हम अगर किसी, आप कह लीजिए कि डेवलपिंग नेशन को, अगर हम कोई प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट करके हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहां की डिमांड में मीट आउट कर रहे हैं, तो हमें ये चीज ध्यान देनी होती है कि वहां के जो कस्टमर्स है उनका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनका लिए फैक्टर कैसा है। अब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में पुअर क्लास के पीपल भी है, मिडिल क्लास के पीपल भी है और आपके रिच क्लास के पीपल भी है। ओके, रिच क्लास का व्यक्ति, हाँ ठीक है, मैक्सिमम लग्जरियस प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों क्लास के लोगों के लिए उस अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन को आप वो प्रोडक्ट बना करके दे दो, नहीं। फिर वो पुअर और मिडिल क्लास पीपल कैसे उसको अफोर्ड कर पाएंगे? क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को हर एक वैरायटी यानी हर एक क्लास के इंसान के अनुकूल बना करके देना होता है, ताकि ये जो मार्केट में डिमांड है ये ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाए, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। जो ग्राफ है जो हमारा डिमांड का, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्रिएट होना चाहिए। प्रोडक्ट एक बार में टॉप की डिमांड तभी क्रिएट कर सकता है जब या तो आपका मार्केट में इतना अच्छा गुडविल हो या कंपटीशन मार्केट में आपके अलावा कोई ना हो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। तो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस मार्केट में हमने अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया है वहां के लोगों का जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास क्या है, कैसे लोग हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, इसके लिए आपको सर्वे करना होगा, क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। उसको मार्केट को स्टडी करना होता है सर्वे के माध्यम से, ठीक है। और उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो इसमें देखिए क्या होता है कि ये सारी चीजों का हेल्प आउट करके हम क्या देखते हैं? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने बात की अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए। तीसरा आता है डेवलप्ड नेशंस। देखिए आज दुनिया में जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने आज ऑप्शनल या आप कह लीजिए कि उस किसी एक ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि कह लीजिए कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है, उसका एक दूसरा आप कह लीजिए कि ऑप्शन क्रिएट करके रख दिया है। ओके, और उसमें उन्होंने
इंटरनेशनल लेवल तक की सोच को डाल दिया कि साहब अगर पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा हानि हो रही है आज दुनिया में, फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये वो XYZ, तो एयर और नॉइस का पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा होता है ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल इंडस्ट्री में, ठीक है। और आज से नहीं साहब 20 साल हो गए आज कि जो हमारे विदेश में बहुत सारे देश ऐसे हैं कि उन विदेशी कंट्रीज ने, देशों ने अपने देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग आजकल वहां पर आराम से साइकिलिंग कर रहे हैं विदाउट यूजिंग कार्स। इसलिए नहीं कि वो कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो उस साइकिलिंग का यूज इसलिए कर रहे हैं टू मेक द पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल्ड, ओके, और साथ ही साथ अपनी फिटनेस के लिए भी। तो आप ये देखिए कि ग्राहक की जो सोच है वो कहां तक जा रही है, ओके। फिलिप कोटलर साहब ने, जो हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के हेड रह चुके हैं, उन्होंने ये दुनिया को एक प्रोवर्ब दिया था बिजनेस और कॉमर्स की फील्ड में, जो आपको पता होना चाहिए। और इन माय लास्ट क्लास आई टोल्ड यू आल्सो कि द फर्स्ट एंड foremost थिंग इज टू फोकस वेयर द कस्टमर्स आर मूविंग एंड स्टे इन फ्रंट ऑफ देम, ओके। ऐसे आप देखिए आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो फोकस करें कि ग्राहक किस ओर जा रहा है, उसकी प्रोडक्ट के प्रति क्या सोच है, क्या उसकी डिमांड है, क्या वो उम्मीदें रखता है, वो चीज आपको मैन्युफैक्चर करनी है और उसमें आपको इनोवेशन लाना है। इनोवेशन यानी नई सोच को आपको जन्म देना है और उस प्रोडक्ट को एक डिफरेंट मैनर में ग्राहक के सामने प्रस्तुत करना है। गॉट इट? तो ये चीज आपकी आती है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तीसरी चीज आती है कि जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये आता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं देखिए जिनके यूसेज पर या कह लीजिए कि जिनकी सेलिंग पर, दो चीजें होती है, यूसेज यानी कि उसके इस्तेमाल और सेलिंग यानी कि उसकी बिक्री, क्लियर। इन दोनों स्थितियों और परिस्थितियों में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इंपोज कर देती है। ये पॉइंट किसके लिए आएगा इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट? सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, वो है आपके लिए कि साहब टैक्स, कर, क्लियर। बहुत सारे ऐसे देखिए अंडर डेवलप्ड या आप कह लीजिए डेवलपिंग नेशंस ऐसे हैं, तीनों प्रकार के दुनिया के देशों में गवर्नमेंट इंटरफेयर आपकी करती है जब देखती है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अब मार्केट में एक लीडर बन रहा है, या आप कह लीजिए कि इट नीड्स, उसने एक हाईलाइटेड वो प्रोजेक्ट है जो कि लाइमलाइट में आ चुका है और वो कंपनी ब्रांड ने भी, तो वो ग्राहकों के भी ओर से, ओके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ साथ वो अपने लिए भी सोच बैठते हैं क्या कि साहब इनके लिए आप टैक्स इंपोज करो। अब गवर्नमेंट ने अगर उस प्रोडक्ट पर टैक्स इंपोज कर दिया जो प्रोडक्ट आज अच्छी एक लाइमलाइट पर पहुंच चुका है, ओके, तो क्या होगा कि कस्टमर जो परचेज कर रहा है उसके यूसेज पर भी टैक्स चुकाएगा और साथ ही साथ जो कंपनी उसे मैन्युफैक्चर कर रही है या उसको कह लीजिए कि सेल आउट कर रही है, बिक्री कर रही है उसकी, उस पर भी वो टैक्स इंपोज कर दिया जाता है। लेकिन इससे आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि डिमांड कम हो जाएगी, ओके, डिमांड स्टैटिक ही रहेगी, वैसी ही बनी रहेगी। हो सकता है आने वाले समय में डिमांड और बूस्टर हो, क्लियर। तो देखिए ये 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं जो हमने ध्यान दिया जाता है हमारी डिमांड क्रिएशन में हमारे प्रोडक्ट के प्रति, क्लियर। सो ये इंटरनेशनल लेवल के लिए फैक्टर्स हैं हमारे, these 3 which affect the demand of any particular commodity, good या product, clear? Kindly note it down and study the same from your book. Thank you.